हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने ग्रोइंग यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11-12 की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, जिसमें हम पूरे साल का कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी बात कि हम कोर्स खत्म करके सैंपल पेपर्स की तरफ है और हम आपको कुछ सैंपल पेपर्स दे रहे हैं। देखिए, सीबीएसई के कुछ सैंपल पेपर्स हमने दिए हैं। आज सैंपल पेपर का सेट 3 है बेटा, सेट 3 है, ठीक। तो तीसरा सैंपल पेपर हम सीबीएसई का दे रहे हैं। इससे पहले हम 2 सैंपल पेपर आईसी के भी दे चुके हैं, तो ठीक है। चलिए काम शुरू करते हैं। रही कहानी आरटी अकेडमी की, तो हम आरटी अकेडमी पर बहुत सारे कोर्सेस कर रहे हैं और आपको अच्छी तरह आ भी रहे हैं। तो फिलहाल सेक्शन ए देखें। हम ये पूरी कहानी पहले समझा चुके हैं, तो किस किस तरह का पैटर्न है बोलने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस सैंपल पेपर्स देख लीजिए। सेक्शन ए पर आते हैं। बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करता। पहला कह रहा है डोपिंग डेंसिटी, नहीं भाई, डोपिंग डेंसिटी के हिसाब से पीएन जंक्शन डायोड की बैरियर की पोटेंशियल तो फंक्शन करता ही है। टेम्परेचर बदलने पर भी बैरियर पोटेंशियल चेंज होता है। फॉरवर्ड या रिवर्स बायस करोगे तो भी पोटेंशियल बदलेगा। किस पर नहीं डिपेंड करता है, डायोड के डिजाइन पर डिपेंड नहीं करता है। किस तरह का वेफर बनाया है इससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो ठीक, अच्छी बात। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत गौर से देखो। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि इन व्हीटस्टोन ब्रिज शोन इन फिगर द फॉलोइंग फिगर द कन्वेंशनल करंट बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड डी। बी और डी के बीच में कन्वेंशनल करंट कहां बहेगा। कन्वेंशनल का मतलब जो नॉर्मल करंट है, पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन। व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड नहीं। 40 110 90 और 60, ये बेटा 90 ओम का है और ये बेटा 60 ओम का है। इस तरह से दो हमारे पास रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। व्हीटस्टोन है, बैलेंस्ड है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ये 40 है और ये 110 है। लॉजिकली बैलेंस नहीं दिख रहे हैं। 9 6 54 और ये 44, तो कोई लॉजिक नहीं है बैलेंस का। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। बैटरी को देखें, 10 वोल्ट की बैटरी है। व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आपके पास ऊपर 40 और फिर 60 है और नीचे आप देखें तो आपके पास 90 और 110 है। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट D है और आपने इसे किसी V वोल्ट के सोर्स से अटका दिया है। यहाँ पे V वोल्ट बोल दें और यहाँ पर 0 वोल्ट बोल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे बैटरी कितने वोल्ट की है, कितना इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई लेन देन नहीं। बस इतना देखो कि जो भी करंट आएगा वो 2 हिस्सों में बटेगा। मान लो I करंट आ रहा है तो यहाँ जा रहा है I1 और नीचे जा रहा है बेटा I2, ठीक। अगर तुम इसका एक कंप्लीट सर्किट बनाओगे तो पाओगे कि ऊपर जो है वो तो 100 ओम्स आंसर है और नीचे देखोगे तो 200 का आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि जहां पर रेजिस्टेंस का रेशियो और करंट का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो पैरेलल में हमें अगर यहाँ पर कुछ करंट मिल रहा होगा X, ध्यान देना बेटा, यहाँ करंट मिल रहा होगा X, तो यहाँ करंट मिलेगा x/2, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर आधा नीचे डबल है। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ऐसा मान कर चलो कि तुम्हारे पास जो करंट आ रहा था वो I नहीं 3I है और 3I में से ऊपर जो है वो 2I चला जाएगा और नीचे सिर्फ I जाएगा। तो 1:2 का रेशियो बन गया। बेसिकली 1:2 का रेशियो करंट का है तो 2:1 का रेशियो रेजिस्टेंस का बन गया, ठीक है। यहां पर बन गया बेटा 2I और यहां बन गया बेटा I। अब गौर से देखो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा V का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 40 × 2I और यहां अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा 90 × I। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। तो यहां देखोगे तो बन रहा है 80I और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 90 के क्रॉस बन रहा है 90I। जहां पर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा तो D का पोटेंशियल बचा कम, क्योंकि ड्रॉप ज्यादा आ गया। B पर ड्रॉप कम आया है, 80I आया है, इसलिए B का पोटेंशियल ज्यादा है। तुम देख पा रहे हो कि B का पोटेंशियल ज्यादा और D का पोटेंशियल कम है, इस वजह से B से D की तरफ करंट बहेगा अगर किसी तरह का कोई रेजिस्टर लगाया जाए। फ्रॉम B टू D, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए बेटा क्या कह रहा है, एन achromatic combination of lenses produces, ध्यान दें क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझना चाहिए। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब होता है
कि आपने एक लेंस लिया, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स अपने डिफरेंट फोकस से पास होते हैं और आपको हमेशा ब्लर्ड इमेज दिखाई देती है। लेकिन अगर आप गलती से एक ऐसा लेंस सेलेक्ट कर लें जो कि ओवरऑल इमेज को ब्लर होने से बचा ले और एक शार्प इमेज बनाए, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो है वो कहलाता है एक्रोमेटिक लेंस। तो एक्चुअली वो किसी भी तरह के विजन डिफेक्ट यानी कि लेंस के डिफेक्ट को दूर कर रहा है। तो देखो क्या क्या ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं क्वेश्चन में। हाईली एनलार्ज इमेज बनाता है, बेकार की बात है। इमेजेस आर अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परफेक्ट बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है, इमेज में ब्लर हो जाती है, कलर दिखाई देने लगते हैं, वो चीज नहीं होती एक्रोमेटिक। देखो बेटा करेक्ट। देखो बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। ओनली होल्स आर रिस्पांसिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, गलत बात। बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी करंट, ये सही बात है और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से करंट हुआ करता है। ठीक है, चलो अगले पेज पर ये देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट से। टर्मिनल्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पावर सप्लाई एंड कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैराड। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर? फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो कोई खास बात नहीं। इसको मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है कि मेरे पास जब पहले कैपेसिटर था तो 10 माइक्रोफैराड का था और उसे प्लस माइनस 1000 वोल्ट से चार्ज कर दिया गया, तो यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू आया होगा और टोटल चार्ज की वैल्यू जो होगी वो 10⁴ माइक्रो कूलम्स रही होगी। Q इक्वल टू CV, बेसिकली C इंटू V। ठीक, अब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, ठीक, तो ये 10 माइक्रोफैराड है और ये 6 माइक्रोफैराड है। ठीक, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। हम मान लेते हैं कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V दोनों के अक्रॉस आ गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उसकी वजह से 10V इधर चार्ज आएगा और 6V इधर चार्ज आएगा। तो अगर आप टोटल चार्ज अभी निकालेंगे तो 10 + 6 × V दैट इज 16V चार्ज होगा। और 16V जो चार्ज है ये कहीं और से नहीं आया है, बैटरी हट चुकी है, चार्ज कंजर्व है, तो वो वैल्यू 10⁴ माइक्रो कूलम्स के बराबर है। तो वोल्टेज की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 10⁴ डिवाइडेड बाय 16 वोल्ट। दोनों के अक्रॉस इतना वोल्ट करंट रह गया है। आप इसे सॉल्व करिएगा, आई होप आंसर आ जाएगा। ठीक, मतलब इसके बाद आंसर है क्या है। अगला देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि पेन वाइट लिया नहीं, अब चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग चलेगी। हाँ कितनी बार काटोगे, अटपटा है लेकिन सही है। एक इन्फिनिट शीट है जो किसी A पॉइंट से B पॉइंट तक हम किसी एक चार्ज को ले जा रहे हैं और इन्फिनिट शीट के सामने where A is a constant with the dimensions of length and epsilon naught is the permittivity of free space, nothing special, कोई खास बात नहीं है। A बेसिकली लेंथ है और कुछ नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा A से B तक लाने में। A से B तक ले गए मतलब A जो है वो बेसिकली इनिशियल है और B जो है वो बेसिकली फाइनल है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तुम डेल्टा R निकालोगे यानी कि पोजीशन का डिफरेंस निकालोगे तो लिखोगे B माइनस A यानी कि AI कैप माइनस 2A J कैप प्लस 6A K कैप माइनस AI कैप माइनस 2A J कैप माइनस 3A K कैप। आप I से I को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए I कैप से I कैप कैंसिल होता दिखाई दे रहा है। 2A और 2A तो बेसिकली आया माइनस 4A J कैप और उसके बाद 6A माइनस 3A K तो हम कहेंगे प्लस का 3A K कैप, ये डेल्टा R है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखें तो जो हमारी सरफेस चार्ज है वो प्लेट XY प्लेन में है। अगर प्लेट हमारी मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन X है और ये डायरेक्शन Y है तो प्लेट हमारी इस पोजीशन पे है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पॉजिटिव Z डायरेक्शन में और नेगेटिव Z डायरेक्शन में दोनों में होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम पॉजिटिव Z डायरेक्शन को पकड़ कर चलते हैं। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है और हम उसे K कैप लिख देंगे और जो फोर्स होगी
उसे हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू के कैप बोल देंगे। और अब जो वर्क डन होगा वो बेसिकली फोर्स डॉट विथ डेल्टा आर वेक्टर होना चाहिए, यानी कि के से के का मल्टीप्लाई करें, जे का तो खत्म ही हो गया, तो हमारे लिए जो आंसर आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू और फिर आएगा वो 3a। ये बेसिकली वर्क डन है। तो 3a वाला हमारा आंसर है, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, क्लीन कर लेते हैं इसे। चलो बेटा 7 क्वेश्चन देखो बहुत गौर से। एक कॉपर रॉड है जिसका मास m है, वो ग्रेविटी में स्लाइड कर रहा है ऐसे करके, मतलब इस तरह का कुछ स्पेस दिया हुआ है तुम्हारे पास इस तरह से। ऐसे एक रॉड है जो इस पर स्लाइड कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे इन्होंने एक रेजिस्टेंस R लगा दिया है। लंबाई 1 मीटर की दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी निकालो। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे वो डिसेंड करता रहे जबकि उस पर सेवरल फोर्सेस लग रही हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होगा कि लगने वाली नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगी। एक बात दिमाग में रखिएगा बच्चों कि जब ये नीचे आएगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट आएगा जिसको हम बोलेंगे VBL। क्लियर है मेरी बात? क्या कहेंगे इसे? VBL। अच्छा ठीक है भाई, VBL कहेंगे, अच्छी बात। और दिमाग में एक बात रखना बेटा कि जो mg sin थीटा होगा हमारे लिए, वो mg sin थीटा वाली फोर्स जो है वो ILB के बराबर होगा। हम लिख लेते हैं बेटा m, तभी ये देखो मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स बराबर करोगे तभी वो बैलेंसिंग होने वाली है। तो mg sin थीटा इक्वल टू जो करंट की वैल्यू है वो है VBL। VBL तो इंड्यूस करंट होता है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। VBL अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारे लिए करंट। फिर L और B और मल्टीप्लिकेशन में आएंगे बेटा। तुमसे पूछा क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी पूछी, तो V की वैल्यू क्या निकल आई बेटा? निकली mg sin थीटा इनटू r अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया बेटा। ठीक, mg sin थीटा r b स्क्वायर m स्क्वायर। ये देखो बेटा सी ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, एकदम सिंपल सी है। 8वां सवाल देखो, कह रहा है बोर मॉडल मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। लिथियम या और आयन है और उससे कहा जा रहा है कि आपको निकालना है एक इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको लगभग कितनी एनर्जी लगेगी बोर मॉडल के हिसाब से। तो चलो बोर मॉडल की बातें कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है बोर मॉडल में वो होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट का बात कर रहा है। ग्राउंड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू 1 हो गई, और लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिकली 3 है, तो 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट करिए, आंसर पाइए। मेरा इच्छा नहीं है इसको सॉल्व करने की, तो हो ही जाएगा, इसमें कोई चमत्कार नहीं। चलो आगे चलो। ठीक, देखो क्या कह रहा है अगला सवाल देखो। YDSE है, थर्ड ब्राइट बैंड for light of wavelength 6000 angstrom coincides with the fourth bright band for another source of light of the same arrangement, then the wavelength of the second source is। एकदम क्लास इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है बेटा। हम जानते हैं कि YN, ठीक, यहाँ पे देखो थर्ड बैंड बोल रहा है, यहाँ पर फोर्थ बैंड बोल रहा है। Y3 या YN देखो, YN का मतलब होता है n लैम्डा d बाय d, तो Y3 जो है उसका मतलब होगा 3 लैम्डा 1 d बाय d। सेटअप सेम बोला है। और फोर्थ मैक्सिमा जो होगा वो होगा 4 लैम्डा 2 d बाय d। तो हम लोग जरा Y3 इक्वल टू Y4 करके देखें। कारण क्या है? कोइंसाइड कर रहे हैं, बराबर दूरी पर है। तो हम लिखेंगे 3 लैम्डा 1 d बाय d, और यहाँ लिखेंगे बेटा 4 लैम्डा 2 d बाय d। ठीक, तो d बाय d कैंसिल हो गया। लैम्डा 2 की वैल्यू बनी 3/4 इंटू लैम्डा 1, 3/4 इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करिए, ऑप्शन मैच करिए, आपका होमवर्क है, काम खत्म। अगला देखो क्या कह रहा है। कॉलम 1 कॉलम 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। डाइपोल मोमेंट लिखा है, डाइपोल मोमेंट की जगह लिखा हुआ है Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप r वेक्टर ऐसे। टू लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक ये लिखा हुआ है। वैसे p डाइपोल मोमेंट आपको लिख जाना चाहिए तुरंत। टू लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल जाना चाहिए और E की जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में मैचिंग कर देनी चाहिए, कोई इसमें चमत्कार नहीं। देखो अगला क्या कह रहा है, और फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ डाइपोल 2kp बाय r क्यूब होता है, तो इसमें तो कोई चमत्कार नहीं होना चाहिए। तो मैचिंग कर लीजिए, हो गई खत्म, बता दिया था सारा कुछ। डोनर इम्प्योरिटी की बातें करते हैं। देखिए कह रहा है कि डोनर इम्प्योरिटी रिजल्ट्स इन, डोनर कौन होते हैं और एक्सेप्टर कौन होते हैं याद रखना है। डोनर वो जो पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे। तो वो क्या एनरिच कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अगला देखिए क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, सराउंडेड बाय अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n1 इन ऑर्डर दैट द लेंस हैज लीस्ट पावर, सबसे कम पावर होनी चाहिए अगर उसकी, तो क्या करेंगे, R1 and R2, द चॉइस इज, करेक्ट चॉइस बतानी है। R1 R2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो पुरानी बात है, कोई मतलब नहीं होता। कह रहा है R1 to R2 के बराबर होना चाहिए, N1 to N2 के बराबर होना चाहिए। क्या सही रिलेशन है इनका, तो देख लेते हैं भाई। हम जानते हैं कि फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो होती है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 by n1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2, इस तरह की चीज हो गई और ये बन गई हमारी पावर। और वो कह रहा है कि लीस्ट पावर करनी है। अब पावर या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, तो मिनिमम पावर 0 होती है। अरे नेगेटिव पावर को छोटा मत समझना, मिनिमम वैल्यू 0 है, नेगेटिव है तो वो डाइवर्जिंग हो जाएगी, लेकिन मिनिमम 0 रहेगी। अब अगर 0 रखना हो तो दो ही केसेस हैं, n2 की वैल्यू n1 के बराबर कर दें या 1 बाय r1 की वैल्यू 1 बाय r2 के बराबर कर दें, प्रोवाइडेड कि जो r1 इक्वल टू r2 हो। पर अभी भी दिमाग में रखना कि इस केस से बात नहीं बनने वाली। कारण क्या है नहीं बनेगी, उसका कारण है कि r1 जो है वो पॉजिटिव है, r2 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अंत में जुड़ने ही वाले हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से तो तुम्हें कुछ खास रिजल्ट मिलने नहीं वाला। जहां भी रिजल्ट होगा वो n2 इक्वल टू n1 जितना समीप मिलेगा वहीं पर छोटी पावर मिलने वाली। तो देख लो भैया, n2 की वैल्यू 2 n1 के बराबर, n2 की वैल्यू 2 n1 के बराबर, n2 की वैल्यू 1.5 n1 के बराबर, n2 की वैल्यू 1.1 n1 के बराबर, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखो बेटा, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी दिस मच। मोमेंटम के बारे में बात करनी है। देखो बेटा, बोर थ्योरी के बाद हम लोगों ने डुअल नेचर के बारे में पढ़ा था, उस डुअल नेचर पे ही सवाल है। गौर से देखो, सवाल कह रहा है कि मोमेंटम बताना है। मोमेंटम का वैल्यू तो h बाय लैम्डा हुआ करता है, क्लियर है मेरी बात, h बाय लैम्डा। और तुम एनर्जी को देखो तो क्या लिखते हो बेटा, hc बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये E की वैल्यू क्या बन गई बेटा, pc। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या बन गई बेटा, E अपॉन c, क्लियर है। और हम क्या जानते हैं कि E की वैल्यू जो होगी वो लिखी जाएगी h न्यू अपॉन c। ये बन गया मोमेंटम, की नहीं बना, h न्यू अपॉन c। अब देखो गौर से, h की वैल्यू है 6.6 10 रेज टू -34। फ्रीक्वेंसी बेटा हमें दे रखी है 1.5 इंटू 10 रेज टू 13 अपॉन c की वैल्यू तो 3 इंटू 10 रेज टू 8 होती है। अब मैं इसको डेसिमल में सॉल्व नहीं करूंगा, कैलकुलेटर अपने पास नहीं है, जस्ट सॉल्व इट डाउन और आपको आंसर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इसे हटाते हैं। Equipotentials are at a great distance from a collection of charges whose total sum is not zero are approximately। मान लीजिए कि कुछ चार्जेस यहाँ पर ऐसे इकट्ठे कर दिए, छोटे 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 छोटे, और इनसे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पूछा गया कि ये चार्जेस आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये नन्ही सी दूरी, कोई सर्कल स्फीयर तो दिखाई देगी नहीं, ये चीज दिखाई देगी एक पॉइंट के जैसी, ठीक है ना। मान लो एक कमरे में कुछ चार्जेस बिखरा तो थोड़े थोड़े दूर भी हो सकते हैं,
पर तुम 5 किलोमीटर दूर जाके सोचो तो ये सारे चार्जेस एक पॉइंट पे ही रखे हैं, तो अगर पॉइंट चार्ज मिले तो कैसी बनेगी इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो बनेगी स्फेरिकल टाइप की, तो यहाँ पर स्फीयर्स बनेंगी। ठीक, आगे देखिए एन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ग्रीन लाइट ली गई है जो डबल स्लिट पर गिरती है, जिसमें स्लिट के सेपरेशन जो है वो 19.44 माइक्रोमीटर दिया गया है, बहुत छोटा है, एंड द विड्थ ऑफ 4.05 micrometer. The number of bright fringes between the first and the second diffraction minima is. कुछ अजीब सा सवाल हो गया। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ग्रीन लाइट दी गई है जो कि डबल स्लिट पे गिरती है, उसका सेपरेशन इतना है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, देखो सवाल में डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को आपस में मिलाया गया है। कह रहा है कि ग्रीन लाइट है, उसमें डबल स्लिट पे गिरती है, जिस स्लिट का सेपरेशन इतना है और उसमें से एक स्लिट का सेपरेशन इतना है, कितने ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड डाइफ्रैक्शन मिनिमा इज। फर्स्ट और सेकंड डाइफ्रैक्शन मिनिमा के अंदर YDSE वाले सेटअप के कितने फ्रिंजेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम डाइफ्रैक्शन के फर्स्ट और सेकंड नंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो θ1 और θ2 का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा बेटा थीटा एंगुलर विड्थ, और एंगुलर विड्थ की वैल्यू होती है λ/a। ठीक है ना, ये डाइफ्रैक्शन से आपको दिखाई दे रहा है। और YDSE का एंगुलर विड्थ जो होती है वो होती है λ/d। ठीक है ना, और आपसे पूछा गया है कितने नंबर ऑफ विड्थ्स आ जाएंगे, तो आप कहोगे कि θd के अंदर θy समान है, बस खेल खत्म, λ/a डिवाइडेड बाय λ/d, ये कट गया, आंसर आया d/a। d/a को सॉल्व करिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ये आंसर लगभग 5 के आसपास आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, असर्शन रीजन पर आते हैं। असर्शन रीजन को बहुत गौर से देखना बेटा, अच्छा लगेगा। पहला असर्शन कह रहा है मास इज नॉट कंजर्व्ड, सही बात है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, बट मास एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड, बिल्कुल सही बात है, एज अ सिंगल एंटिटी कॉल्ड मास एनर्जी। तो आइंस्टीन का रूल ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रीजन क्या कह रहा है, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल इन अकॉर्डेंस विद आइंस्टीन रिलेशन, एकदम दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ये देखो सवाल क्या कह रहा है, इट इज नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, तो टेलीविजन सिग्नल्स आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें, इसको आप सोचिए, अगला पढ़िए, देखिए दोनों में क्या सही होगा। आयरन बिहेव्स एज मैग्नेट, कोई बात नहीं, इन मैग्नेट द मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन। देखिए आयरन बिहेव्स एज मैग्नेट, ये गलत बात है, और मैग्नेट के अंदर मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें असर्शन गलत और रीजन सही। ऊपर पढ़ो सेकंड वाला जो 17 था, उसमें क्या होगा, इट इज नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन, बिल्कुल परफेक्ट बात है, और लेकिन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, ये गलत बात है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करके भेजी जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ही होते हैं। तो ये इस तरह से 18 सवाल हमने कंप्लीट किए। अगला देखो, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है, अरे 19 तो ऊपर चला गया, चलो बेटा 19 आ जाओ तुम। देखो, in a full wave junction diode rectifier, the input AC has an RMS value of 10 volt. The transformer used is step-up transformer having transformation ratio 1:2. Calculate the DC and AC voltages in the rectified output. दिमाग में रखिएगा। RMS वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 10, और किस रेशियो में इससे बढ़ाया जा रहा है, 1:2 में बढ़ाया जा रहा है। तो फिर हमें क्या DC और AC आउटपुट मिलेगा, कैलकुलेट DC AC वोल्टेज रेक्टिफाइड आउटपुट। देखो जो भी आउटपुट में आएगा, एक बात दिमाग में रखना,
जब तुम इनपुट में ये भेजोगे जिसका RMS ERMS 10 वोल्ट का होगा, तो बाद में तो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफाइड है, फुल वेव रेक्टिफाइड है। तो जरा इसके बारे में विचार करो, इसका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाए। जो इतना वही इतना वही इतना, आप देखो साइकिल सारी की सारी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो कटने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर RMS जो होगा वो हाफ साइकिल में निकाला जाएगा, ठीक। अब हाफ में निकालो फुल में निकालो एक ही बात है, मतलब इतनी से साइकिल में आपको निकालना पड़ेगा। इतनी साइकिल का जो RMS होगा वही टोटल का RMS होगा। इस तरह की बातें करनी चाहिए। हम जानते हैं कि अगर हम अपने E को स्क्वायर करके एवरेज निकालें और रूट कर दें तो ये बनेगा बेटा ERMS, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दिमाग में रखना बेटा कि हमारे जो रेशियो जो हम लोग आउटपुट दे रहे हैं वो 1:2 का है। 10 वोल्ट पर आएगा, 20 वोल्ट पर जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारे लिए आंसर, ठीक, अच्छी बात, सिंपल। आगे बढ़े, देखो, using the relevant Bohr's postulate derive an expression for the speed of electron in the nth orbit, radius of nth orbit in the electron hydrogen atom। देखो सवाल सिंपल है, ये हम लोगों ने किया है लास्ट टाइम पे भी, कि हमारे पास मान लीजिए कि इस तरह से कोई एक ऑर्बिट है, ये ZE पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, v वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे लिए v स्क्वायर की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर ओवर R इंटू m, ये v स्क्वायर की वैल्यू है। अब पोस्टुलेट लगाइए तो आप लिखेंगे बेटा mvr इक्वल टू nh/2 पाई, और जहां n लिख दिया वही ऑर्बिट की वैल्यू आ गई। तो यहां से आप बेटा r लिखें तो क्या लिखेंगे nh/2 पाई इंटू r m इंटू v, किस तरह से, बाकी सबको नीचे भेज दिया mv, इसको उठा के यहाँ डाल दो, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या बन रही है गौर से देखो, बन रही है बेटा ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, और r की जगह देखोगे तो लिखोगे NH, ऊपर भेजोगे तो लिखोगे 2 पाई इंटू mv, v से v कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा, तो v की वैल्यू बचेगी ZE स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू 1/n, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब इसी वेलोसिटी की वैल्यू को यहां डाल देंगे तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस इज nh अपॉन 2 पाई इंटू m, वेलोसिटी डालोगे आएगा ZE स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो लिखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू m, तो यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल होगा, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m इंटू z इंटू e, और ये बन गया n स्क्वायर, ये रेडियस की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप दो पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करके आराम से दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल पर वापस आइए, क्या कह रहा है स्टूडेंट ए और बी, प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रीराइट द टेबल इन इट्स करेक्ट फॉर्म। कोई करेक्ट फॉर्म की बात नहीं है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में हो और बी जो है वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई एक्सिस में है। मैग्नेटिक फील्ड ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस में है और ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, ठीक है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स में है तो भाई साहब की मैग्नेटिक फील्ड एक्स में नहीं हो सकती। प्रोपगेशन कह रहा है कि वाई एक्सिस में, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से तब पता चलेगा प्रोपगेशन कहाँ आ रहा है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई में हमने चेक करी और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पता नहीं, लेकिन जहां जा रही है वो जे क्या है। तो ये तय होता है कि आई क्रॉस माइनस के जब करोगे तब वो जे मिलेगा, ठीक, के क्रॉस आई इज जे बेसिकली, ठीक है। तो ये गड़बड़ है, तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए माइनस जेड एक्सिस, तब तो ये करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इसी फॉर्मूले से आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हम सीखा करते थे, E अपॉन बी इक्वल टू सी, तो B की वैल्यू जो है वो E अपॉन सी निकल आएगी, तो B की वैल्यू E अपॉन सी लिख ली हम लोगों ने। भाई साहब जे कैप में बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जे और के बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि सही बात कर रहे हैं।
तो प्रोपगेशन आई कैप में हो रहा है, जे क्रॉस के, जे के आई होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई बी बता रखी, सॉरी सी बी बता रखी है, तो ई इक्वल टू सी बी तो होता ही है, और मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखी है, तो दूसरे का भी करेक्ट हो गया। दूसरा करेक्ट बता रहा है, पहला वाला गलत बता रहा था। ठीक है, करेक्शन हो गया, आगे बढ़ जाएगी। 22 नंबर सवाल को देखें। व्हाट हैपेंस व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पी जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे तो दो तीन बातें होती हैं। सबसे पहले ध्यान रखो कि जो बैरियर है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक, थिकनेस कम हो जाएगी, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी, करंट कंडक्ट होने लग जाएगा तो कंडक्शन होने लग जाएगा। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं फॉरवर्ड बायस में। एक अनचार्ज कैपेसिटर है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, शो दैट द हाफ ऑफ एनर्जी सप्लाइड इज लॉस्ट इन द हीट। देखो बेटा, अगर आपको सिंपल सी चीज है कि सी दिया गया है, अनचार्ज था, V वोल्ट की बैटरी लगाई गई, तो आखिरी में इधर CV प्लस चार्ज, इधर CV माइनस चार्ज होगा। हमारे जो चार्ज निकल कर गया बैटरी से वो CV है, तो जो वर्क डन बाय बैटरी होगा वो कितना होगा? वर्क डन बाय बैटरी की जगह हम लिख सकते हैं Q इंटू V। Q की जगह CV लिखा हुआ है तो CV स्क्वायर, पर एनर्जी आप जानते हैं कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर होती है, तो डिफरेंस इज द लॉस एंड लॉस इज नथिंग बट हाफ CV स्क्वायर। छोटा सवाल है, ऐसे ही करेंगे। आगे देखें क्या कह रहा है। अगले सवाल की तरफ चलें, तो अगले सवाल में देखो आपको क्या क्या बातें बोल देगा। कह रहा है कि कैलकुलेट the ratio of accelerating potential required to accelerate the proton and alpha particle to have the same de Broglie wavelength associated with them। दोनों का लैम्डा बराबर करना है। हम जानते हैं कि de Broglie wavelength का मतलब होता है h/p। h/p का मतलब होता है स्क्वायर रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है 2m/qv। और आप लैम्डा का जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो देख पा रहे हैं अब कि क्या बोल रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड, रेशियो ऑफ पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो इसको पहले से प्रोपोर्शन नहीं लिखते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करोगे तो बनेगा क्या, लैम्डा का स्क्वायर, ये बनेगा h स्क्वायर और नीचे बनेगा 2m/qv। v को ऊपर लैम्डा को नीचे भेजें, v ऊपर h स्क्वायर अपॉन 2m/q इनटू लैम्डा स्क्वायर। अब वोल्टेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा है, एक तो मास के, एक तो चार्ज के, एक तो लैम्डा स्क्वायर के। तो v ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय v ऑफ अल्फा, दोनों का de Broglie वेवलेंथ बराबर दिया है, तो मैं चाहूं तो यहां से लैम्डा हटा सकता हूं। तो हम यहां लिखेंगे अल्फा का मास, अल्फा का चार्ज, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज। हम जानते हैं अल्फा का मास 4 और चार्ज 2 होता है, प्रोटॉन का मास भी 1 है और चार्ज भी 1 है। बेसिकली 8:1 का आंसर आ रहा है। ठीक, 8:1 का वोल्टेज का रेशियो देना पड़ेगा। तो अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है, छोटा है, हो जाएगा। चलो अगला देखो। लूप्स of different shapes moving out of or into the region of magnetic field which is directed normal to the plane of loop away from the reader, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है मूवमेंट। Determine the direction of induced current in each loop using Lenz's law. Check if you would obtain the same answers by considering the magnetic फोर्स ऑन द चार्ज इनसाइड द मूविंग लूप्स। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ लूप्स हैं, जैसे ये लूप इधर जा रहा है बाहर तो फ्लक्स घट रहा है, ये अंदर आ रहा है फ्लक्स बढ़ रहा है, ये अंदर आ रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि पहले से ही रीजन के अंदर, और ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो बेसिकली इसमें इंड्यूस करंट कम हो, मतलब फ्लक्स कम हो रहा है। तो इसकी चर्चा करते हैं। ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें फ्लक्स जो है वो घट रहा है। फ्लक्स घटने का मतलब हम बढ़ाना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। ये देखो रीजन के अंदर आ रहा है, अंदर आने के लिए फ्लक्स बढ़ रहा होगा इसका, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा।
इसको देखो बाहर जा रहा है तो फ्लक्स घटेगा, घटने के लिए बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज घूमेंगे, और इसमें कोई करंट आएगा नहीं, जाने दो, बेकार है। आई होप पूरी बात आई होगी समझ में। चलो अगला देखो सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हो गया तो बी पर आओ बेटा। बी सवाल क्या कह रहा है, नाउ अज्यूम दैट द स्ट्रेट वायर करंट कैरीज समथिंग समथिंग, और उसके बाद ए साइड है, और उसके बाद क्या कह रहा है, द लूप इज मूव्ड टू द राइट with a constant velocity v equal to 10 meter per second. Calculate the induced EMF in the loop at an instant x when x equal to 0.2, जब 0.2 है तो, और a की वैल्यू 0.1 मीटर लेनी, तो and assume that the loop has a large resistance, मान लो कि रेजिस्टेंस लार्ज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सवाल को सबसे पहले बनाते हैं, ये से और ये से, ठीक है। ये चीज जो है बेटा वो x है, जिस वक्त x है उस वक्त की बातें की जा रही है। ये चीज a है, करंट ऊपर की दिशा में जा रहा है I, तो यहाँ पर जो फील्ड होगी वो अंदर की दिशा में होगी। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बढ़िया सा यहाँ पर जाएंगे, बेसिकली ये दूरी जो है इसे हम बोल देते हैं कुछ r, क्या बोल दिया r, ठीक है, r बोला, कोई बुराई नहीं इसमें। r की वैल्यू, अब यहाँ से r ना मानकर हम चाहें तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये चीज यहाँ से जो है वो r दूरी पर है, तो बन चुका है x प्लस r, ये बन गया, ठीक है, मेरे पास इंटीग्रल, ठीक है। और ये जो थिकनेस है इसको हम बोल देते हैं कि ये dr है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो ये जो एरिया मिल रहा है इसको आप लिखेंगे बेटा a टाइम्स dr एरिया, a टाइम्स dr एरिया दिखाई दे रहा है। जो a टाइम्स dr है इसमें से जो फ्लक्स जा रहा होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू a टाइम्स dr। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, r की जगह लिखेंगे बेटा x प्लस r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x प्लस r ही है, a इनटू dr, ये बना। अब फ्लक्स तुम्हें पता है ये d फाई है, छोटा सा फ्लक्स है। अब इस छोटे से फ्लक्स को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल फ्लक्स आएगा लूप से। जब टोटल फ्लक्स आएगा बेटा लूप से तो आप म्यू नॉट बाहर लोगे, I बाहर लोगे, a बाहर लोगे, 2 पाई बाहर लोगे, और लिखोगे dr अपॉन x प्लस r का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, r का इंटीग्रेशन करना है बेटा, r का इंटीग्रेशन करना है शायद 0 से लेकर के a तक, ये आपके लिए काम है, ठीक। और चाहो तो फंक्शन को बदल, अगर लिखना चाहो तो बदल कर भी लिख सकते हो, कैसे बदल सकते हो वो समझना, दूसरा तरीका बता देता हूँ। मान लो कि ये दूरी y है, ठीक, और y पर जाकर हमने क्या कर रखा है, dy की थिकनेस मान रखी है। तो जब dy की थिकनेस बनाओगे तो देखना आप क्या कर रहे हैं, यही सवाल, यही इंटीग्रल हम दूसरी तरह से करके बता रहे हैं बेटा। तो जो एरिया बनेगा dA वो बनेगा a इंटू dy, तो हमने कहा ठीक है a dy। तो जो छोटा सा फ्लक्स बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई y इंटू a dy, ठीक। तो d फाई की जगह लिखा जाएगा म्यू नॉट I इंटू a बाई 2 पाई, और यहाँ आएगा बेटा dy अपॉन y, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा। टोटल फ्लक्स की जगह पे हमारे लिए आएगा म्यू नॉट I इंटू a अपॉन 2 पाई, और ये y की वैल्यू कहाँ से कहाँ बदल रही समझना, x से लेके x प्लस a तक आ रही, इंटीग्रेशन में बन जाएगा x प्लस a अपॉन x। तो जब तुम फ्लक्स को लिखोगे तो तुम लिखोगे ln, सॉरी ln तो अभी नहीं, पहले तो पूरी वैल्यू लिखनी चाहिए, म्यू नॉट I a बाई 2 पाई, फिर लिखेंगे ln 1 प्लस a अपॉन x, इस तरह से ये फ्लक्स है। तुम जानते हो कि जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो m इंटू आई के बराबर होती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया, क्या पूछा गया, चेक करें एक बार, क्या पूछा गया, पूछा गया कि वेलोसिटी इसकी कुछ है, और फिर वो कह रहा है कि वेलोसिटी है और x की वैल्यू 0.2 रखनी है, a की वैल्यू 0.1 रखनी है, और उसके बाद कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ। तो हमने कहा ठीक है इंड्यूस्ड ईएमएफ बताते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर तुम देखोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, बहुत गौर से देखना। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा बेटा d फाई ओवर dt, ऐसे तो आएगा डिफरेंशिएट करने पे। डिफरेंशिएट करने पे क्या बदल रहा है वो बहुत गौर से देखना। जो बदल रहा है वो x बदल रहा है, ठीक है ना, x बदल रहा है।
तो आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन में म्यू नॉट आई ए ओवर 2 पाई ऐसे ही चला जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास बना 1 अपॉन 1 प्लस a अपॉन एक्स, और फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे अंदर घुसकर तो 1 का हो जाएगा 0 और a बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो बनेगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस आपको ऐसे यहाँ ले लेना चाहिए, तो ये माइनस ए माइनस खत्म हो जाएंगे बेसिकली। तो आपके लिए सारी वैल्यू आ गई। a की वैल्यू को 0.1 डाल दीजिए और x की वैल्यू को 0.2 डाल दीजिए, दैट्स योर आंसर। अपने शीट में भी क्वेश्चन ये प्रोवाइडेड है। अगला देखो, नेम द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग वेवलेंथ ऑफ रेंज 10⁻⁷ to 10⁻⁹ मीटर्स। ये तो यूवी हो गई, 10⁻⁹ से छोटी होगी तो एक्सरे बन जाएंगी। हाउ आर दीस वेव्स जनरेटेड, राइट द टू यूजेस। एकदम सिंपल सी बात है, यूवी बल्ब्स होते हैं, हम लोग चाहें तो लेजर लाइट से भी डेवलप कर सकते हैं। लेजर इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस जिससे इसे बनाया जा सकता है। अगला क्या करें, दो यूजेस लिखने हैं। यूवी रेस को वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल किया जाता है, और लेजर थेरेपी जो आंखों के ट्रीटमेंट के लिए होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। अगला देखो, 30th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30th नंबर क्वेश्चन तुमसे कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर ईच एंड पोल स्ट्रेंथ 80 एम्पियर मीटर, each when the separation between their north poles is 10 centimeter and that between the south poles is 40 centimeter। ठीक है, एक मैग्नेट है ऐसा, एक मैग्नेट है ऐसा, दोनों मैग्नेट जो अपने आप में है वो 15-15 सेंटीमीटर के, तो हम लिखा ये 15 सेंटीमीटर, ये तो 15 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, तो ये भी कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर, तो हमने ये भी 15 सेंटीमीटर लिखा। बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर, हमने कहा 10 सेंटीमीटर। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, वो कह रहा है नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो क्या कह रहा था, नॉर्थ पोल्स आर 10 सेंटीमीटर, और 15 15 30 10 40, तो साउथ तो अपने आप ही हो गए। आप इसे प्लस क्यू चार्ज कह दीजिए, इसे माइनस क्यू कह दीजिए, जो मैग्नेटिक चार्जेस का कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप किए थे मटेरियल वाले क्वेश्चन में। इस तरह से 4 तरह के इंटरेक्शन हुए, साउथ का नॉर्थ से, साउथ का साउथ से, नॉर्थ का नॉर्थ से, साउथ का साउथ से। ठीक, तो सबसे पहले साउथ का नॉर्थ से इंटरेक्शन करते हैं, तो फोर्स 1 लिखते हैं। ठीक, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q इंटू क्यू ओवर 15 और 10 25, ठीक, 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। और ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव है इसलिए नेगेटिव लिखते हैं इसे हम। इसके बाद F2 लिखते हैं, साउथ का साउथ से, तो हम क्या लिखेंगे बेटा 1, अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो नहीं लिखना होगा, वो फ्लो में हो गया गलती से, μ0/4, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आ गई तो आपके लिए K की वैल्यू μ0/4 हो जाएगी, तो हमने कहा μ0/4 अगेन Q इंटू क्यू। साउथ का नॉर्थ से हम लिखने जा रहे हैं, सॉरी साउथ का साउथ से लिखने जा रहे हैं, 15 10 25, 25 और 15 40, तो हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे, होल स्क्वायर लगाओगे, और क्योंकि साउथ का साउथ से है तो रिपल्सिव है तो पॉजिटिव साइन लगाओगे। इसके बाद F3 लिखो, नॉर्थ का नॉर्थ से रिपल्शन, तो तुम देखोगे कि लिखोगे μ0/4 फिर लिखोगे Q1 Q2 अपॉन 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और ये हो गई बेटा पॉजिटिव, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये रिपल्सिव फोर्स है। F4 देखो, तो जैसी नॉर्थ और साउथ में पहले आया था वैसे नॉर्थ साउथ में भी आ जाएगा, तो फॉर्मूला रहेगा μ0/4 Q1 Q2 अपॉन 25 × 10⁻², और इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये फोर्स नेगेटिव। तो जो F नेट आएगी वो F1 माइनस का है, प्लस F2 प्लस F3 माइनस F4, ये रहने वाली। जोड़े घटाए जो भी करे, अगर आंसर नेगेटिव आया तो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो रिपल्सिव फोर्स है। तो इसको जोड़ना है बस, बाकी सब तो दे रखा है, दूरी दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है, बाकी सब तो पता ही। सवाल हो गया, ये कॉन्सेप्ट था सवाल का, बाकी कैलकुलेशन यू कैन डू इट आल्सो।
तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए किस तरह से सवाल लगाना है। जब भी कभी मैग्नेट्स के पोल पास में रख के फोर्स पूछे तो उन्हें मैग्नेटिक चार्जेस में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करके इंडिविजुअल चार्जेस के फोर्सेस लिखें और उन्हें ऐड करें। ये कॉन्सेप्ट है। अगला देखो क्या कह रहा है। Use Gauss's law to show that the uniformly charged spherical shell of radius r of electric field at any point situated outside the shell, जो भी होगा अंदर 0 और बाहर 1/r² पे फॉर्म करेगी, ये दिखाना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक काम करो, एक स्फीयर बनाओ। मान लो इस स्फीयर पे जो चार्जेस दे रखे हैं वो इस तरह से, and if the charges are like this, तो फिर हम एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं। कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात है। सिमेट्री बहुत जरूरी है, तभी गॉस लॉ काम करेगा, या गॉस लॉ से हम कैलकुलेशन ही तब कर पाएंगे जब वो सिमेट्री दिखाई देगी। ये गॉसियन स्फीयर। अब यहाँ पर अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करने की कोशिश करें तो E.dA लगाएंगे और सामने लिखेंगे बेटा Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये R ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल R के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो आपको दिखाई दे रहा है E is proportional to 1/r²। तो फॉर्मूला जो होगा वो R इक्वल टू R के बाद से, तो तय बात है कि 1/r² से ही फॉल करेगा। लेकिन अगर यही चीज हम R लेस देन R के लिए करें, क्लोज इंटीग्रल E.dA इक्वल टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q enclosed ही 0 है, तो सब सन्नाटा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेटली 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रहेगी। ये हमने शो कर लिया। अच्छा सवाल है, ये सवाल बड़े में ही आता है, ज्यादा नंबर में ही आता है। और तो सवाल आसान है और कई बार हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो बेकार की चीज थी, हालांकि आता बड़े नंबर में ही हमेशा। चलो कोई बात नहीं। अगला क्या कह रहा है। 2 पॉइंट चार्जेस 1 और 4 प्लस प्लस दोनों हैं, 30 सेंटीमीटर रखें। हाउ फार फ्रॉम द +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। देखो ये बेसिकली इन्होंने सवाल जो पूछा है वो इक्विलिब्रियम टाइप का है, न्यूट्रल पॉइंट वाला सवाल है। यहाँ पर 1 चार्ज है, यहाँ पर बेटा 4 चार्ज है, ठीक। हम माइक्रोकूलम वगैरह भूल जाते हैं और बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम ले लेते हैं L और फिर कहते हैं कि मान लिया कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है, यहाँ से कुछ x दूरी पर, और L की वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर लिखी, नथिंग स्पेशल। देखो बेटा क्या होगा, हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 अपॉन 30 माइनस x का होल स्क्वायर। ये कट गया, तो x की वैल्यू आई 30 माइनस x, उधर ले जाओगे 2x इक्वल टू 30, x की वैल्यू 30/2। अरे ये तो यार बड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा नहीं सॉरी, मेरी पॉइंट 4 तो कटा ही नहीं कहीं से, तो ये हुआ 4x², इसको ऊपर ले जाओ इक्वल टू 30 माइनस x का होल स्क्वायर। रूट लोगे तो लगाओगे 2x इक्वल टू 30 माइनस x, ये उधर जाएगा 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोकूलम से 10 सेंटीमीटर की दूर पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है ट्राइंगल है, -4q चार्ज है, +q चार्ज है, +2q चार्ज है, इन्हें इनफाइनाइट ले जाने में कितना वर्कडन करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट ले जाने में उतना ही वर्कडन करना पड़ेगा जितना सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप पेयर सेलेक्ट किया करते थे और पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, आपको वर्कडन मिल जाएगा। तो पहला पेयर देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है, तो लिखेंगे Q -4Q अपॉन A भी बाहर ले लें बेटा, सबकी दूरी A ही दी हुई है, और फिर प्लस दूसरा पेयर देखें तो Q इंटू 2Q, प्लस तीसरा पेयर देखें तो लिखा है 2Q इंटू -4Q। आप ये काम कर लें, ये सॉल्व कर लें, बस हो गया आपका आंसर। काम बताओ, पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, उनको इनफाइनाइट तक सेपरेट करने में आपको इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शनल ये कोई हमें जो दिया हुआ है ये बेसिकली कुछ खास नहीं, एक
ट्यूब है जिसमें से TIR हो रहा है और हम इसे कुछ नाम दिया करते हैं, कुछ याद होगा आप लोगों को शायद। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जब हम लाइट में कन्वर्ट करते हैं, स्पीड में फॉरवर्ड करने की स्पीड में फॉरवर्ड या फिर प्रोपगेट कराने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑप्टिकल सिग्नल को कैरी कराने के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन दिया हुआ क्या कह रहा है? फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शनल लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68। अजीब सा डेटा, इसमें सॉल्व नहीं करेंगे इसे, ठीक। हम आपको क्वेश्चन का टाइप बताएंगे। द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ मटेरियल 1.44, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, अंदर वाला डेंसर बाहर वाला रेयर, इसलिए TIR हो रहा है। व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल्स of the incident rays with the axis of the pipe for which total internal reflection inside the pipe take place as shown in figure। हमेशा हमेशा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए का मतलब ये जो R है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट सीखें। जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 1/sin इनवर्स म्यू। म्यू का मतलब टेंसर अपॉन रेयर, तो 1.68 डिवाइडेड बाय 1.44। सबसे पहले तो ये क्रिटिकल एंगल हमें मिल गया भाई, हमारा क्रिटिकल एंगल। तो R जो है, R मस्ट बी ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल एंगल, ठीक, तब तो हमारा TIR होगा वरना नहीं होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, इस वजह से ये R है तो ये भी R है। आप गौर से देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखकर मिल रहा है कि R बराबर है, तो ये I के करस्पॉन्डिंग R आ रहा है ना, तो तुम क्या लगाओगे? sin I डिवाइडेड बाय sin R इक्वल टू 1.68 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि बाहर हमारे लिए क्लैडिंग नहीं है, बाहर हमारे लिए एयर है, इसलिए यहाँ पे 1 लगा दिया, ठीक। तो sin I इक्वल टू 1.68 इंटू sin R, ठीक। I की वैल्यू क्या हो गई? 1.68 नहीं, I की वैल्यू हो गई sin इनवर्स 1.68 sin R, ये लिख दिया, ठीक है, अच्छी बात है। ये I की वैल्यू हम जानते हैं कि जो हमारा R है वो R मस्ट बी ग्रेटर देन IC होना चाहिए, तो I की जो वैल्यू है वो मस्ट बी ग्रेटर देन sin इनवर्स 1.68 इंटू sin, और R की जगह IC और IC की जगह अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे sin इनवर्स 1.68 डिवाइडेड बाय 1.44। मैं इसे सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, इससे बड़ा होना चाहिए हमारा एंगल, बस काम खत्म। थोड़ा सा मुश्किल है देखने में, लेकिन सवाल ऐसे ही होता है। चलिए सवाल अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। ये तो हो गया, और वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, आगे निकलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया A, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखी है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम लोग किस में रिलेशन निकालना है? करंट डेंसिटी में और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि I इक्वल टू NEA/VD हुआ करता है। करंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस NEA/VD। रेजिस्टेंस को आगे ले जाइए, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू NEA, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेशन किसका निकालना है? करंट डेंसिटी का। हाँ, तो हम फंसेंगे यहाँ पर। एक काम करो, करंट ऐसे लिखो, ठीक, और A को नीचे ले आओ, I/A इक्वल टू करंट डेंसिटी दैट इज NEVD। ये बेटा NEVD। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को याद करो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो था वो EE/m इंटू टाउ था। क्लियर है मेरी बात? जवाब है EE/m इंटू टाउ था। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या बनती है? बनती है NE इंटू EE/m इंटू टाउ। तो हमारे लिए करंट डेंसिटी बन गया NE²/m इंटू टाउ इंटू E। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो होता है V/L, टाउ/m इंटू V/L, और ये रहा करंट डेंसिटी और पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक, तो दो रिलेशंस आपको याद होने चाहिए थे, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का। नथिंग स्पेशल, आसान सवाल। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो बेटा क्या कह रहा है।
अगला सवाल, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस, करंट इतना और नंबर डेंसिटी दे रखी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा है, I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, वी डी की वैल्यू दी हुई है I अपॉन एन ई ए। आपको करंट दे रखा है, करंट दे रखा है 1.5, नंबर डेंसिटी कितनी दे रखी है 9 इंटू 10⁻28 दे रखी है, बहुत बड़ी। अच्छा, उसके बाद एरिया कितना दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹। नाउ सॉल्व कर लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं, बस ये फॉर्मूला लगाना और कुछ खास नहीं। अगला क्या करा, 34 देख लीजिए, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, ताकि कोई रिलेटिविटी की थ्योरी ना आ जाए। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r0 इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस इलेक्ट्रॉन इज एबल टू ट्रैवर्स a circular path as the magnetic field is perpendicular to the velocity of the electron. A force acts on the particle perpendicular to both V and Q. V and Q नहीं, V and V, magnetic field के perpendicular. This force continuously deflects the particle sideways without changing its speed, and the particle will move along the circle perpendicular to the field. The time required for one revolution is t0. ये तो बिल्कुल वही केस हो गया, सारी कहानी जो हम लोग स्टैंडर्ड केसेस में पढ़ के आया करते हैं। तो कोई चमत्कार की बात नहीं है, तो इसको पढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं। If the speed of electron is double to v0, what will be the radius of the circle? तो जानते हो तुम कि रेडियस का फॉर्मूला होता है mv by qv। अगर स्पीड को डबल करोगे तो रेडियस डबल हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगला देखो, if the speed of the particle gets doubled, what will be the new time period? आप जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 pi m by qv। ना स्पीड से मतलब है ना रेडियस से मतलब है, तो सेम रहेगा। पहले का आंसर आएगा डबल और दूसरे का आंसर आएगा कि विल रिमेन सेम। तीसरा देखो, एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड इतने टकला की और एक्सेलरेशन जो है वो इतना पाया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ध्यान रखें मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो कोई वर्क डन नहीं करती। वर्क डन नहीं करती का मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है qvb, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जवाब है नहीं। जो फोर्स आती है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर आती है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर आती है, तो डॉट करा दो, जीरो लिख दो। तो 2i कैप प्लस 4j कैप इनटू 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -2 नहीं, 10 टू पावर 2, तो चलो 10 टू पावर 2 तक लगा लें। और इस पूरी कहानी का डॉट लगा दिया जाए xi कैप प्लस 2j कैप से, और ये डॉट 0 के बराबर होगा। तो अब एक काम करिए, 2 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू x, ये पहले i से i का डॉट करा है, प्लस 4 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 2 बराबर 0। ऐसा कुछ है मेरे लिए, तो एक काम करो, इसको लिखो 2x इंटू 10 टू पावर 2। ये 10 टू पावर 2 को खत्म ही क्यों ना कर दो यार, हटाओ 10 टू पावर 2, ये 0 की तरफ चलेगा, तो लिखा गया 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -4। x की वैल्यू -4 होगी तब ये बात बन पाएगी। हमने इसे भी निपटा दिया, और जब हमने इसे भी निपटा दिया तो हमारा तो काम हो गया। बढ़िया। अब अगला सवाल है, आखिरी है, पेपर खत्म होता है इस पे। 35 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक लाइट बल्ब एंड ओपन कॉइल इंडिकेटर को दिखाई दे रहा है, एक एसी सोर्स से लगे हुए हैं जैसा शो किया गया है, और उसको क्लोज कर दिया गया आफ्टर सम टाइम, एंड आयरन रॉड इज इंसर्टेड टू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। यहाँ पर आयरन रॉड डाली गई। द ग्लो ऑफ बल्ब इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा अनचेंज रहेगा। ध्यान रखें, जैसे आपने एसी सोर्स डाला तो एसी सोर्स की कुछ फ्रीक्वेंसी, ठीक है मेरी बात, एसी सोर्स की कुछ फ्रीक्वेंसी। आपने यहाँ जब इंडक्टर लगाया बच्चों, तो इंडक्टर लगाते ही इसका इंडक्टेंस बढ़ गया, तो di/dt इंटू L, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बच्चा हमारे इंडक्टर के अक्रॉस। अब इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो L के बढ़ जाने पर बढ़ जाएगा। L के बढ़ने पर अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा घटेगा। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो लॉजिकली उसका ग्लो कम हो जाएगा। आगे देखें क्या कह रहा है। A bulb and a capacitor are connected in series to a AC source.
ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत की बात नहीं, बल्ब लगे हैं, बल्ब लगने का मतलब बेसिकली आर लगा हुआ है, कैपेसिटर का मतलब सी लगा हुआ है, सीरीज सर्किट दिया हुआ है। हाउ विल द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, ध्यान दें बेटा, सीरीज में लगे हुए हैं तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जैसे जैसे आप जीटा सी लिखते हैं, जीटा सी की वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी होती है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर जीटा सी घटता है। एक बात ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे जीटा सी घटेगा, जितना जीटा सी घटेगा उतना ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर भी घटेगा। अगर कैपेसिटर का ईएमएफ घट रहा है तो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस में करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस ज्यादा आती चली जाएगी, तो मोर ब्राइटर बल्ब ग्लो करेगा। अगला देखो क्या कह रहा है, डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब होता है कि जब हम कोई एक कैपेसिटर किसी एसी सोर्स में बिठा लगाते हैं तो एसी सोर्स में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में डेवलप होता है वो इस सोर्स के चार्जेस को फ्लो करने नहीं देता या चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, और ये अपोज करने की टेंडेंसी कहलाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1 बाय ओमेगा सी होता है। ठीक है, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट कंडक्टर फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन बाय, तो ये सवाल इसी से निकल आएगा क्योंकि ओमेगा को अगर तुम बहुत लार्ज कर दो तो लार्ज करने पे जो जीटा सी है वो बहुत लो हो जाएगा, और जितना छोटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो करंट के फ्लो को उतना ही कम अपोज कर पाएगा, तो इट विल बिहेव एज अ प्लेन वायर क्योंकि करंट को अपोज करने की टेंडेंसी बची ही नहीं। इस तरह से मेरी बात सोच सकते हैं। ठीक है मेरी बात, जवाब है। ये रहे आपके 35 सुपर क्वेश्चंस। सीबीएसई का पेपर रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप एनसीईआरटी गो थ्रू कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बचेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट के बाहर क्वेश्चन नहीं होता है, एनसीईआरटी से ही पेपर आया है, एनसीईआरटी से ही पेपर हमेशा आएगा। आज का पेपर यहाँ खत्म करते हैं, खत्म हो गया है इसलिए खत्म कर रहे हैं, कोई हम नहीं कर रहे हैं, पेपर खत्म होता है। मिलेंगे अगले किसी बहुत शानदार लेक्चर में, आपको कुछ और अच्छे टिप्स अच्छे क्वेश्चंस देकर जाएंगे। आरटी एकेडमी को फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।